जय हिंद साथियों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? अभी तक हम 2 वीडियो बना चुके हैं अखबार के ऊपर, ठीक है ना। तो आज अखबार की तीसरी वीडियो है। और इसे स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलूंगा कि भाई 2 वीडियो में जो बना चुका हूँ एक बार ही उसे चेक कर लियो, ठीक है ना। रिवीजन कर लेना अगर आपने पढ़ रखा है, ठीक है। अगर नहीं देखे तो प्लीज उन्हें देख लेना। अगर हमें किसी के बारे में बेसिक से पता होगा तो ऑब्वियसली हमें आगे जो पढ़ेंगे तो हमें अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। 10 मिनट में मैं थोड़ा रिवीजन भी कराऊंगा, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट में, ठीक है ना। ज्यादा कहानी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आप चीज से पढ़ना है, ठीक है, हर पॉइंट समझना है, मैंने पूरी कहानी के थ्रू बता रखा है, ठीक है। तो अगर देखना अच्छे से तो मैं वीडियो के इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन डिस ओहो डिस डिस्क्रिप्शन सॉरी, डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। तो उसमें मैं इस वीडियो के लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। अजीब सा बोल रहा था ना, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, छोड़ो, ठीक है ना। तो स्टार्ट करें। अकबर की तीसरी वीडियो है, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसे अच्छे से नोट कर लेना। तो मैं पहले से वीडियो में बताया कि थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा मैं, तो रिवीजन कराऊं मैं। देखो, अकबर का जन्म कहाँ पे होता है? अकबर का जन्म राणा वीर सार के महल में अकबर का जन्म होता है, ठीक है ना, 15 अक्टूबर 1542 में। अकबर के माता का नाम हमीदा बानो बेगम, अकबर के पिता का नाम हुमायूं होता है, ठीक है ना। अकबर जब छोटा होता है तो उसकी माता, जो उनकी माँ होती है ना, वो उनका लालन पालन नहीं करती है, ठीक। कौन करता है? उस टाइम पे जो महारानी और जो महाराजे हुआ करते थे, तो एक नौकरानी रखती थी, ठीक है ना। महारानी होती थी, ठीक है। तो नौकरानी रखती थी। नौकरानी क्या बोलते थे? धायमा, ठीक है ना। तो अकबर की देखभाल पालन पोषण किसने किया? धायमा। धायमा नौकरानी हुआ करती थी, ठीक है। नाम क्या था? माहम अनगा, ठीक है ना। तो अकबर का उन्होंने लालन पोषण किया और उन्हें बड़ा किया, ठीक है। लेकिन अकबर अपनी जिंदगी में अपनी माँ की बात इतनी नहीं मानता था जितनी जो धायमा थी, ठीक है ना, महाम अनगा, तो उनकी बात मानता था। अकबर के कान वो भरती रहती थी कि तुम्हारी माँ छोड़ के चली गई, तुम्हारे मतलब लालन पोषण मैं कर रही हूँ, तुम्हें मैं बड़ा कर रही हूँ, खिलाना पिलाना, तो उनके बारे में बुराइयां करती रहती थी। तो अकबर उनकी बात इतनी नहीं मानता है, ठीक है, अपनी माँ की इनकी बात मानता है, धायमा की, ठीक है ना। इतना पॉइंट याद रखना। उसके बाद अकबर का जो जीवन है, तो अपने चाचा के यहाँ पे बीतता है, ठीक है। कभी अस्करी के पास रहेगा, कभी हिंदल के पास रहेगा, ठीक है। तो अकबर फाइनली 1500, ये पॉइंट याद रखना, 1542 में अकबर का जन्म होता है, ठीक है ना। और 1547 में अकबर अपने माता पिता से मिल जाता है, ठीक है ना, हुमायूं से मिल जाता है। फिर हुमायूं प्लान करता है भारत पे आने के लिए, ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से। तो फिर वो 1555 में युद्ध लड़ता है, एक मच्छीवाड़ा युद्ध। अब बताना किसके बीच में? नसीब खां और तातर खां, ठीक है ना, हुमायूं से युद्ध लड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद 1555 में ये युद्ध होता है, ये भी पॉइंट याद रखना, 1555 में। ये मैं बता चुका हूँ, बस एक बार ही थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है ना। मच्छीवाड़ा युद्ध होता है, ठीक है ना। 1555 में एक और युद्ध होता है, ठीक है, सरहिंद का युद्ध होता है, ठीक है, सरहिंद का युद्ध। अब आप हमें बताएंगे कि ये सरहिंद का युद्ध किसके बीच में होता है? वैसे पता है, लेकिन फिर भी एक बार कमेंट कर देना, ठीक है ना। उसके बाद 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब जब हुमायूं की मृत्यु होती है ना, तो 1555 में जो सरहिंद का युद्ध हुआ था, ठीक है ना, अकबर को उत्तराधिकारी बना दिया जाता है, ठीक है ना। और उन्हें जो सूबेदार है ना अकबर को, लाहौर, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, कभी कभी एग्जाम में लाहौर या फिर पंजाब का सूबेदार अकबर को बना दिया था। तो एग्जाम में कभी लाहौर आ जाएगा या फिर पंजाब आ जाएगा, आपको याद रखना, ठीक है ना। तो सूबेदार कहाँ का बना दिया था? लाहौर का, ठीक है। फिर उसके बाद अब नॉर्मल सी बात है, अब 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई, अब आप बताओ, राजा मर चुका है, उसका जो छोटा सा बेटा है वो बहुत छोटा है और वो अभी यहाँ पे है भी नहीं। अब अगर किसी दुश्मन को पता चल जाता तो मुगल वहीं पे खत्म हो जाता, ठीक है, आगे फिर चलता ही नहीं। लेकिन जो बैरम खां था, ठीक है, जो अकबर का संरक्षक भी होगा, बैरम खां, इन्होंने 20 से 25 दिन तक ये बात छुपाई रखी कि राजा मर चुका है, मतलब हुमायूं मर चुका है। अगर ये नहीं करता तो आसपास के, अब देखो नॉर्मल सी बात है, ये रहा हमारा भारत, ठीक है ना, हुमायूं यहाँ पे आ चुका था, दिल्ली पे आ चुका था। अब एक बात बताओ, 1555 में लड़ाई की, ठीक है, यहाँ पे आ गया हुमायूं। अब जो नीचे दुश्मन थे उन्हें तो हटाया नहीं ना, वो तो मर गया। तो यहाँ पे दुश्मन और भी बैठे बैठे थे। अभी मैं कहानी जॉइंट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हुमायूं मर गया है, अगर ये खबर दुश्मनों को पता चल जाती
तो भारत पे मतलब इस पे दिल्ली पे कब्जा कर लेते, आगरा अब कब्जा कर लेते, और अकबर यहाँ पे था नहीं, तो बता फिर क्या होता। तो इस वजह से बैरम खान ने इनके जो हुमायूं है ना, इनका अंतिम संस्कार चुपचाप से, मतलब किसी को पता ना चले, ठीक है ना, चुपचाप से उनका अंतिम संस्कार कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो बैरम खान की जो सेना थी, ठीक है ना, वो डिवाइड हुई अलग अलग हिस्सों में, और कहाँ पे पहुंची, लाहौर में, अकबर को लाने के लिए, ठीक है ना। यहाँ तक आई बात समझ में। अगर एक साथ जाते तो पता चल जाता कि इतनी इतनी सेना एक साथ जाएगी, तो पता चल जाएगा, इसलिए उन्होंने इस सेना को डिवाइड किया, और कहाँ पहुंचे, लाहौर में। एक कुछ सेना लाहौर में पहुंची। उसके बाद अकबर को वहां से लेते हैं, और गुरदासपुर गुरदासपुर पहुंचे थे कि दिल्ली में खबर फैल जाती है कि राजा मर चुका है, मतलब हुमायूं मर चुका है, ठीक है। तो गुरदासपुर में एक जगह थी कला मानिकपुर, ठीक है ना, थोड़ा तेज तो नहीं हो रहा मैं। कला मानिकपुर में अब राज्य से अब अकबर का होता है, ठीक है ना। कौन करता है, तो मिर्जा कासिम, ठीक है। फिर हुमायूं आता है आगरा में। आगरा में जब आके देखता है, तो जो हेमू है ना, हेमू ने पूरा आगरा कब्जा कर लिया था। अब एक बात, हेमू बहुत ताकतवर, उसकी सेना बहुत विशाल, बेचारे बैरम खां क्या करते, छोटी सेना थी, ठीक है। अब हुमायूं था भी नहीं, ऑब्वियसली मर गया था। अब वो जाते हैं दिल्ली। दिल्ली जैसे पहुंचते हैं, तो हेमू की सेना वहां पे पहुंच जाती है, अब पूरी दिल्ली कब्जे में कर लिया, ठीक है। अब फिर इन्होंने जो जो बैरम खां के जो सलाहकार थे, उन्होंने कहा भाई साहब चलते हैं वापस, सरदार सरकार, वरना मारे जाएंगे। पता था कि इतने बड़े सेना से नहीं जीतने वाले, और हेमू बहुत बहुत खतरनाक, ठीक है। तो उनने उनकी गर्दन काट दी, खत्म। फिर क्या किया, अकबर को एक जगह बिठाला, ठीक है ना, और बैरम खां लड़ते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है ना, 1556 में, ठीक है ना, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ते हैं, ठीक है। हेमू को हराते हैं, मैंने सारी कहानी बता रखी है, हेमू को हराते हैं। उसके बाद अकबर को यहाँ पे राजा बनाते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक मैंने सब कुछ बता रखा है, ठीक है। अकबर राजा बन गया है। अब देखो, बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। मैंने ये सारी सारी कहानी बता रखी है पहले से, बस वो तुम्हें शॉर्ट शॉर्ट में कहते हैं ना, फिल्म स्टार्ट करते तो अगर पता होगी तो हम मेरे आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ये तो वो था, बेसिक था, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैंने बताया अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, ठीक है, सब सारी कहानी बता रखी थी। हल्दी घाटी युद्ध होता है, ठीक है, किसके साथ होता है आप हमें बताएंगे, ठीक है। और बहुत कुछ बातें थी, ठीक है, सारे पॉइंट बता रखे थे मैंने। कवि के बारे में बता रखा था, ठीक है, 9 रत्न थे उनके बारे में बता रखा था मैंने, ठीक है। और हाँ, ये भी यही कुछ था, ठीक है। अगर आपको और कुछ जानना है, अच्छे से जानना है, ठीक है, तो मेरी तो 2 वीडियो हैं, एक बार ही आप उनको देख लेना, ठीक है ना। और आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए, अकबर ने, तो अब देखो बैरम खां की वजह से, सिर्फ बैरम खां की वजह से अकबर युद्ध जीत पाया, मुगल शासन आगे चला। अगर बैरम खान नहीं होते, या फिर अगर होते भी, मतलब अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि मेरी बात समझो, पता अकबर और बैरम खान के बीच में युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, 1560 में। 1560 में तिलवाड़ा युद्ध होता है बैरम खान के साथ, तिलवाड़ा, 1560 में, ठीक है ना। ये युद्ध क्यों होता है, इसका रीजन मैंने बता रखा है, लेकिन एक छोटा सा मैं बताऊंगा। जो इनकी जो माहम अनगा, जो इनकी माँ थी, मतलब जो माँ की नौकरानी थी, ठीक है ना, क्या था, तो वो इनके कान भर देती हैं अकबर के, ठीक है। तो इस वजह से बैरम खान से लड़ते हैं अकबर। लेकिन फिर ये बोलते हैं कि हम तुम्हें एक गांव का सूबेदार बना देंगे, लेकिन ये बोलते हैं कि हमारी वजह से तुम युद्ध जीते हो, हमें तुम बोल रहे हो कि एक गांव का सरदार, मतलब सूबेदार बनाने के लिए। तो इन्हें मंजूर नहीं था, फिर ये चले गए। फिर यहाँ 1561 में बैरम खान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। 1561 में कौन करता है, 1561 में बैरम खान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। कौन करता है, आपको नाम मैंने बताया है, लेकिन मैं फिर भी नाम क्या था, हाँ याद आ गया, मुबारक। थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, कोई ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। बैरम खान की मृत्यु कौन कर देता है, मुबारक खां लोहनी, ठीक है ना। भेजता कौन है, माहम अनगा। 1561 में इनकी मृत्यु कर देता है, ठीक है। कौन करे, मुबारक खान लोहनी।
अब जब इनके बारे में जब पता चला कि बैरम खान बहुत अच्छे थे, क्योंकि बाद में पता चल जाता है जो महाम अनगा है ना, उन्हें भी 1562 में महाम अनगा को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये मैंने बात बता रखी पहले से ही, सही है ना। और उसके बाद फिर जब बैरम खान की मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना, बैरम खान की मृत्यु हो गई थी। अब उस टाइम पे क्या होता था, बैरम खान का पुत्र था, कौन था, आप हमें बताएंगे, ठीक है ना, मैं नहीं बताऊंगा। अब जो बैरम खान मृत्यु हो चुकी थी, इनकी एक पत्नी थी। इनकी पत्नी क्या थी, नाम है याद रखना, सलीमा बेगम, ठीक है ना। सलीमा बेगम से ये सांकेतिक विवाह करते हैं। अब सांकेतिक विवाह क्यों करते हैं, अब देखो उस टाइम पे क्या होता था, अगर किसी की पत्नी मतलब किसी का पति अगर मर जाता है, ठीक है ना, किसी की पति की मृत्यु हो जाती है, तो उस टाइम पे उस लेडी को बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी, ठीक है ना। तो ये अकबर क्या करते हैं, सांकेतिक विवाह कर लेते हैं, जिससे कि इन्हें रानी की तरह इन्हें देखा जाए, ठीक है। इन्हें रानी की तरह देखा जाएगा, इज्जत दी जाएगी, ठीक है, प्रेम सम्मान सब कुछ मिलेगा, इसलिए सिर्फ एक सांकेतिक विवाह करते हैं अकबर, ठीक है, इससे सलीमा बेगम से, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट याद रखना। उसके बाद अकबर के जो चाचा थे हिंदल, ठीक है, बता रखा है मैंने, ठीक है ना। हिंदल की पुत्री थी, ठीक है, हिंदल की पुत्री थी, क्या नाम था, रुकैया, ठीक है। रुकैया से भी ये शादी करते हैं, कौन करते हैं, अकबर, ठीक है। ये बात याद रखना। देखो ये तो मैंने सारा का सारा बता रखा था पहले मैंने वीडियो में, ठीक है। अब कहानी आगे स्टार्ट करने वाला हूँ, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने अभी नहीं बताई, लेकिन आपको सारा का सारा मिल जाएगा वीडियो में, ठीक है। चलो बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम, सच में बहुत मेहनत करता हूँ, प्लीज, ठीक है ना। अब चलो यहां तक समझ में आ गया। अब देखो 1562 में एंट्री होती है जोधाबाई की, ठीक है ना। जोधाबाई से ये विवाह करते हैं, ठीक है, जोधाबाई, ठीक है। उसके बाद इनके कहने पे, ये देखो कुछ टाइम तक अकबर इनकी बहुत बात मानते हैं। इनके कहने पर 1562 में, ठीक है, दास प्रथा को खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। इनके कहने पर दास प्रथा को खत्म कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। उसके बाद 1563 में जो तीर्थ यात्रा पे जो कर लगता था, ठीक है ना, तीर्थ यात्रा पे जो कर लगता था उसे भी बंद कर देते हैं, ठीक है ना। 1564 में, ठीक है ना, जजिया कर को भी थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, अब सॉरी, अब मैं सही से लिखूंगा, ठीक है ना। तो 1564 में जजिया कर को भी खत्म समाप्त कर देते हैं। जजिया कर क्या होता है, मतलब वो कर जो मतलब मुसलमान ना जो लोग मुसलमान जो लोग मुस्लिम नहीं थे, ठीक है ना, मुसलमान नहीं थे, उनको ये कर भरना पड़ता था, ठीक है ना। नॉन मुस्लिम, ठीक है, उन्हें ये कर भरना पड़ता था, ठीक है ना। उसके बाद 1571 में, नाम सुना है, फतेहपुर सीकरी, मेरे पास मतलब मेरे यहाँ से पास में ही है, आगरा के पास में ही है, क्या, फतेहपुर सीकरी, ये शहर बसाया, फतेहपुर सीकरी, स्टार्टिंग थोड़ा अजीब आ रहा है यार, फतेहपुर सीकरी, ठीक है। तो ये हो गया ना। उसके बाद 1575 में इबादत खाना, ठीक है, इबादत खाना बनवाते हैं। एक बार मैं जस्ट देख लूं कि मेरी जो सब कुछ साफ साफ आ रहा है कि नहीं, वैसे आई नो आ रहा होगा, लेकिन एक बार देख लो बस, पता चले कि मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ और वो नीचे दिखाई ना दे, ठीक है ना। अब देखो 1575 में इबादत खाना बनवाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता था, जो सुन्नी धर्म के जो लोग होते थे सिर्फ उनको ही यहाँ पे आने का परमिशन थी, ठीक है, यहाँ पे सुन्नी धर्म के लोगों को। लेकिन फिर अब मैं क्या करूँ, इधर से लिखना स्टार्ट कर दूं, वो यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है ना। अब देखो 1575 में इबादत खाना बनवाया, ठीक है, इसमें सब सुन्नी धर्म के लोगों को आने की परमिशन थी। लेकिन 1558 में, 1578 में यहाँ पे एक चेंज होता है, मतलब यहाँ पे इसमें एक चेंज करवाते, क्या, पहले सिर्फ सुन्नी धर्म के लोग आ सकते थे, लेकिन अब क्या होता, अब सभी धर्मों के लोग
आ सकते थे, ठीक है ना। किस दिन? थर्सडे को, याद होगा ना, किस दिन? थर्सडे को, ठीक है ना। उस चेंज को क्या कहा गया? जो नीति जो जो चेंज की ना, उस नीति को क्या कहा गया? सुलह ए कुल, सुलह ए कुल कहा गया। इस नीति को क्या क्या कहा गया? सुलह ए कुल, ठीक है ना। उसके बाद 1579, आई मीन हिंदी में 1569, 1579, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में नहीं, पता नहीं क्या कहते हैं, ठीक है। 1579 आते आते इसमें क्या होता था, सभी धर्मों के लोग लड़ते थे एक दूसरे से, ठीक है ना। बहुत बुरी तरह से लड़ाई हो जाती थी, इसलिए बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी, वाद विवाद खड़े हो गए थे, ठीक है। अकबर ने एक घोषणा कर दी, किसकी? मजहर की घोषणा मजहर, ठीक है। अकबर ने एक मजहर की घोषणा कर दी। इसमें क्या बोला गया? मजहर में क्या बोला गया? इसमें इस घोषणा में क्या बोला गया? इसमें ये बोला गया, आपको हर धर्म के अपने हर धर्म को मानने का अधिकार है, ठीक है। उस पे बात विमर्श भी, आप डिस्कशन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है, अगर कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसका अंतिम निर्णय किसका होगा? अकबर का होगा, ठीक है ना। यानी कि मतलब मेरा मतलब अकबर का होगा, ठीक है। उसमें ये बोला गया, सही है ना। सिर्फ कुरान शरीफ को छोड़कर उसकी व्याख्या का सिर्फ हाफिज जो होते हैं, जिनको सारी की सारी उसके बारे में नॉलेज होती है, सिर्फ उसको छोड़ के, ठीक है ना। किसको छोड़ के? कुरान शरीफ को छोड़कर, ठीक है। इसका व्याख्या कौन कर सकते थे? हाफिज, ठीक है ना। ये बात याद रखना, ठीक है। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, देखो वैसे पता, याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसमें कई सारे नाम होते हैं, हमें कई बार में याद हो पाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको बार बार याद करना है तो आराम से याद हो जाएगा, और रिविजन करने से तो भाई बहुत अच्छी चीज रट जाती है सच में, ठीक है, सही है ना। और अकबर फिर क्या करता है? अकबर अमीर, अकबर ना अमीर उल मोमेनीन, ठीक है ना। ये नाम मुझे याद करने में काफी टाइम लग गया था, मैं भूल जाता कभी। अमीर उल, ये नाम में मतलब ये मोमेनीन है ना, मोमेनीन, ठीक है ना। इसे याद करने में मुझे टाइम लगा, वैसे तो ये मोमेनीन याद करना, लेकिन फिर मैंने अलग अलग सोचा, तब मैंने याद कर पाया, ठीक है ना। अकबर ने ये उपाधि धारण की थी, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दो, उपाधि अकबर ने धारण की थी, ठीक है। ये बात हो गई, ओके। फिर उसके बाद 1582 में, ठीक है ना, 1582 में क्या कहते हैं, 1582 में दीन इलाही। अब इसमें क्या होता था, सभी धर्मों की अच्छाइयां लेके, ठीक है ना, इन्होंने क्या बनवाया? दीन ए इलाही, ठीक है। और इसका पुरोहित कौन रहा? ये याद रखना सच में बहुत जरूरी है। पुरोहित कौन था? इसका पुरोहित कौन, किससे बनवाया? अबू फजल, बॉर्डर क्रॉस कर दिया अबू फजल ने, ठीक है ना, अबू फजल। इसके पुरोहित जैसे कि कौन होते हैं? जैसे कि होते हैं हिंदू धर्म में, जैसे कि पंडित होते हैं, और उसमें मौलवी साहब होते हैं, ठीक है। और जैसे होते हैं उसमें नाम मुझे याद नहीं है, ठीक है। अलग अलग जो पुरोहित होते हैं, ठीक है, मतलब जो उसके हेड टाइप के जो होते हैं, ठीक है, जिन्हें उसके बारे में मतलब काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही दीन इलाही के पुरोहित कौन थे? अबू फजल, ठीक है। इसको मानने वाले पहले हिंदू कौन थे? बीरबल थे। इसको मानने वाले पहले हिंदू कौन थे? बीरबल थे। और बीरबल को, ये बात याद रखना, ठीक है। आई थिंक मैंने बता रखा है पहले वीडियो में, लेकिन आपको बात याद रखनी है। बीरबल को कवि प्रिय, ठीक है ना, कवि प्रिय की उपाधि दी गई थी। अब आप हमें बताएंगे बीरबल का नाम क्या था? अब हमें इनके बारे में नाम बताएंगे, ठीक है। प्लीज कमेंट कर देना अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, अगर प्रॉपर, या फिर आगे बढ़ा बढ़ा के देखते हैं तो यहाँ तक आप हमें बताएंगे, ठीक है ना। बताओ यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम आई हो, सच में मैंने बहुत मेहनत की है, ठीक है। यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम आई अगर आई हो, ठीक है ना। सच में टाइम लगता है, मेहनत करता हूँ, लेकिन अगर अगर आपको ऐसा लगता है कि सांस समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कर दिया करो,
ठीक है, यहाँ तक बताओ किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़े हम। अब देखो, अकबर दरबार में अलग अलग धर्मों के विद्वान रहते थे, ठीक है ना। अब जैसे कि हिंदू में अकबर के दरबार में कौन से विद्वान थे? हिंदू धर्म के विद्वान कौन थे? पुरुषोत्तम दास, पुरुषोत्तम दास, ठीक है ना। अकबर के दरबार में अलग अलग धर्मों के क्या कहते हैं, अलग अलग धर्मों के विद्वान रहते थे, ठीक है ना। तो मैं वही बता रहा हूँ। हिंदू धर्म में कौन थे? पुरुषोत्तम दास, ठीक है ना। इस पहले तो मेरे सही है ना, पुरुषोत्तम दास, ठीक है। उसके बाद पुरुषोत्तम दास हो गया, ठीक है ना। एंड उसके बाद देखो कौन कौन सा, इस्लाम धर्म के कौन से विद्वान? शेख सलीम, एक सेकंड रुको ना, मार्कर इंक खत्म हो गई है, मैं डालता हूँ अभी। शेख सलीम चिश्ती, ठीक है ना। उसके बाद ये हो गए। उसके बाद शेख सलीम हिंदू धर्म में, इस्लाम, ठीक है। उसके बाद कौन थे? हिंदू धर्म हो गया, इस्लाम धर्म हो गया, ठीक है। और शेख सलीम चिश्ती, एक दो और हैं, मतलब नाम तो याद है, दिमाग में नहीं आ रहा। एक सेकंड, नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम था। हिंदू धर्म के विद्वान हो गए, ठीक है, पुरुषोत्तम दास, सलीम चिश्ती हो गए, ठीक है। एका बीबी, नाम एक पता थोड़े से याद है, मतलब एका बीबी, ठीक है ना। एका, जैसा कभी कभी होता है एका बीबी, ठीक है ना। ये भी किसी धर्म के विद्वान थे, जस्ट याद नहीं आ रहा मुझे, याद है, ठीक है। वो थोड़ा सा दिमाग से निकल गया, अभी मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। एका बीबी किसी धर्म के विद्वान थे, सच में। सॉरी 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 सॉरी, दिमाग से निकल गया। बताओ यहाँ तक किसी कुछ प्रॉब्लम? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा कभी होता है ना, कुछ टाइम मतलब कुछ बातें निकल जाती है माइंड से, ठीक है। तो मैं अभी मेरे माइंड में अभी आ जाएगा तो तुम्हें बता दूंगा, ठीक है ना। जस्ट थोड़ा सा मिस हो गया, ठीक है। और ये भी रखना याद, इतना मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। आगे बता, ये पूरा मिटा ली तुम्हें। ठीक है, और भी ये भी पॉइंट याद रखना। जैन धर्म के कौन से विद्वान थे? हरविजय सूरी, ठीक है ना, हरविजय सूरी। अब आप हमें ये बताना, इन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? हम बताएं, जगत गुरु की उपाधि इन्हें मिली थी, लेकिन आपको याद रखनी है कि जगत गुरु की उपाधि किसे दी गई थी, ठीक है ना। तो ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, ये हो गया। ओके, ठीक है। एक नाम है, देखो याद नहीं आ रहा, बताएंगे अभी हम, ठीक है। यहाँ तक ये पॉइंट याद रखना। कुछ पॉइंट होते हैं कि मतलब भूल जाते हैं, ठीक है। चलो याद नहीं आ रहा वो पॉइंट, आ जाएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब देखो, अकबर की, हिंदी में लिखना है मुझे, इंग्लिश में पहुंचेगा मैं। अकबर की वित्तीय नीति, ठीक है ना। अकबर की वित्तीय नीति, अकबर की जो वित्तीय नीति ना, वित्तीय नीति थी सेम टू सेम शेर शाह सूरी की जैसे थी, ठीक है ना। किसके जैसी थी अकबर की वित्तीय नीति? सेम टू सेम, सेम
शेरशाह सूरी की जैसी थी। शेरशाह सूरी के जैसी थी, ठीक है, वित्तीय थी। अब देखो कैसी थी, उनके टाइम में रुपया चलता था, ठीक है, रुपया, इनके टाइम में भी रुपया चलता था, ठीक है ना। और क्या चलता था, दाम, इनके टाइम में भी दाम चलता था, ठीक है ना। ये किसके होते थे, ये चांदी के होते थे रुपए, ठीक है। और ये किसका होता था, तांबे का, तांबा का, ठीक है ना, ये तांबा का होता था। उसके बाद अब बस ये पॉइंट याद रखना, 1 रुपया, ठीक है ना, 1 रुपया बराबर कितना होता था, 40 दाम, ठीक है ना। 1 रुपया बराबर कितना होता था, अकबर के टाइम पे बता रहा हूं मैं, 40 दाम होता था। अगर इसका रेशियो कभी पूछा जाए, ठीक है ना, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 1:40, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। अगर कभी पूछा जाए आपको शेरशाह सूरी के टाइम पे रेशियो पूछा जाए, रेशियो, तो देखो शेरशाह सूरी के टाइम पे क्या रेशियो होता था, जो रुपया होता था ना, ठीक है ना, और दाम, 1 रुपया बराबर, हम लिख दूं मैं, 1 रुपया बराबर 64 दाम, ठीक है ना। 1 रुपया बराबर कितना, 64 दाम। तो ये किसके रेशियो है, ये उस टाइम का रेशियो है जब शेरशाह सूरी के टाइम का, ठीक है ना। और ये अकबर के टाइम का रेशियो है, पूछ लिया था एग्जाम में, ठीक है, रेशियो। तो आपको ये रेशियो याद रखना है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, अकबर ने एक डिफरेंट काम भी किया था। कुछ पॉइंट तो नहीं छोड़ रहा, ठीक है। उन्होंने सर्कल और रेक्टेंगल में सिक्के निकाले थे, रेक्टेंगल में, ठीक है ना। इन्हें बोलते हैं इलाही सिक्का, इलाही, इन्हें बोलते हैं जलाली सिक्का, ठीक है ना, जलाली सिक्का। अब देखो, वैसे अगर नॉर्मल से अब आप एक बात सोचो, हमारे जेब में जो सिक्का होता ना, वैसे प्रसिद्ध मार्केट में ट्रेंडिंग में कौन रहा, ट्रेंडिंग में ये रहे इलाही सिक्का। इसमें क्या होता था, अब हमारे पॉकेट में अगर सिक्का रखा हुआ है, तो हम निकालेंगे, सर्कल गोल होगा तो हम निकाल लेंगे और हम देख लेंगे, ठीक है, हम दे देंगे किसी को। लेकिन जो रेक्टेंगल बोलते हैं ना, ये फंस जाते थे कोने में, जेब की कोना है पॉकेट में, ठीक है, तो ये फंस जाते थे, इसलिए ये बाद में ये प्रसिद्ध हो गए थे, ठीक है ना। अब ये पॉइंट याद रखना, जो एक इलाही है, अकबर टाइम की बता रहा हूं मैं, ठीक है, जो एक इलाही है, एक इलाही, एक इलाही बराबर कितना होता था, 10 रुपया, ठीक है ना। एक इलाही बराबर कितना होता था, 10 रुपया होता था, ठीक है। एक इलाही बराबर 10 रुपया। अगर इसका रेशियो पूछा जाए तो क्या, इसका रेशियो क्या होगा, 1:10, ठीक है ना। तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है, याद रख लेना अच्छे से, ठीक है। ये किसका होता था, ये चांदी का होता था, ये किसका होता था, ये तांबे का होता था दाम, ठीक है ना। तो बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम, एक अभी भी किसके धर्म के थे, सच में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मतलब कंफ्यूज का थोड़ा सा भूल रहा हूँ। बताओ यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम, सच में थोड़ा सा रह गया। अब आप एक मतलब कमेंट करके बता देना, ठीक है। ए का बीबी, ठीक है, किस धर्म के विद्वान थे, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ तक कुछ भी अगर नहीं आ रहा हो तो प्लीज एक बार देख लेना, ठीक है ना। बताओ कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज हमें एक बार बता देना, ठीक है। ये बात जो अकबर की जो वित्तीय नीति है ना, वो सेम टू सेम शेरशाह सूरी की जैसे थी, ठीक है। रुपया चलता था और चांदी दाम चलता था, ये किसका, चांदी का, ये किसका, तांबे का होता था, ठीक है ना। 1 रुपये बराबर कितना होता, 40 दाम। तो एक रेशियो कितना होगा, 40। उस टाइम पे शेरशाह सूरी के टाइम पे कितना, 1:64 का, ठीक है ना। और इन्होंने इलाही सिक्के भी निकलवाए थे, ठीक है, जलाली सिक्के भी निकलवाए थे, ठीक है। ये एक इलाही बराबर कितना, 10 रुपया के बराबर था। तो रेशियो इसका देखा जाए कितना होगा, 1:10। बताओ यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम हो, एक सेकंड, ये थोड़ा सा माइक निकल गया। बताओ यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं इरेज करूं, ठीक है, इसे इरेज करूं मैं, बताओ, ठीक है। यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम, यहाँ पे वो नाम नहीं याद आ रहा मुझे सच में, लेकिन मैं लिख दूंगा, ठीक है, मुझे याद नहीं है, नाम आ रहा है मुझे, ठीक है। बताओ यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम, सही है ना। अब मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ, तो प्लीज आप देखे रहना,
मतलब यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम, बस छोटी सी अगर बात है, अकबर अकबर खेती पर टैक्स टैक्स के बारे में, ठीक है। तो 2 मिनट की वीडियो है और इसमें बताता हूँ। अब देखो, नेक्स्ट वीडियो हमारी 1-2 दिन में आने वाली है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं एक वीडियो में बना दूंगा ना तो मुझे प्रॉब्लम होगी अपलोड करने में, और बहुत लंबी होने वाली, लगभग 2 घंटे की कुछ हो जाती। तो मैंने इसलिए 2-3 पार्ट किए। इसमें क्या होता है, अगर छोटी छोटी वीडियो होती है ना, उसमें याद करने में बहुत जल्दी मजा आता है। क्यों? छोटी वीडियो 20 मिनट की, 30 मिनट की, तो जल्दी कवर हो जाता है, अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि भाई साहब मैंने कितना कर लिया याद, ठीक है ना। अब देखो, नेक्स्ट है भूमि टैक्स, भूमि पर कर, ठीक है, भूमि टैक्स। अब देखो, अकबर ने 3 तरह के टैक्स लगाए थे, ठीक है ना। पहला कौन सा था? 3 तरह के टैक्स थे। पहला कौन सा? जाप्ती, ठीक है। सेकंड क्या था? कनकूत, कनकूत प्रणाली, ठीक है। एंड थर्ड है आईने दहसाल, आईने दहसाल, ठीक है ना। 3 तरह के टैक्स लगाए थे, और इनके कर्ता धर्ता कौन थे? टोडरमल, ठीक है ना। ठीक है। अब देखो, इसमें मैं एक बात बताऊं, अगर जाप्ती कर, कनकूत प्रणाली, सॉरी जाप्ती प्रणाली है वैसे, जाप्ती प्रणाली, ठीक है ना, प्रणाली। अब देखो, जाप्ती प्रणाली कैसे? जिसका जितना खेत होगा, ठीक है ना, जिसका जितना खेत होगा उसके हिसाब से उस पर टैक्स लिया जाएगा। अब फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक बात याद रखना, अगर किसी के पास ये मान लो 20 बीघे का खेत है, ठीक है ना, और बगल वाले का भी 20 बीघा खेत है, वो क्या करेगा? दोनों की खेतों के अलग अलग है। कैसे? इसकी खेत की मिट्टी उपजाऊ है, बहुत अच्छी फसल होती है, ठीक है ना, बहुत मजा आता है इसके, मतलब चार जितना भी इसका 20 बीघा खेत है ना, उपजाऊ है, आराम से खेती होती है। लेकिन अगर दूसरा बंदा है ना, उसके खेत आधा बंजर है, या आप पता चले उसके पास 20 बीघा खेती है, लेकिन उसका खेत, आधा खेत यहाँ पे, आधा खेत मतलब अलग जगह पे, लेकिन उसका आधा खेत ना बंजर है, फसल होती ही नहीं है, तो टैक्स लगेगा दोनों पे समान समान। तो इससे तो प्रॉब्लम होगी नहीं टैक्स भरने में, ठीक है। इसके पास तो 20 बीघा खेती, आराम से खेती हो रही है, ठीक है ना। इसके पास खेती है 20 बीघा की, पर इसमें फसल होती ही नहीं, तो मतलब टैक्स वो कैसे दे देगा, ठीक है ना। इसे प्रॉब्लम होगी कि नहीं? ये तो आराम से टैक्स भर देगा, ठीक है, लेकिन इसे प्रॉब्लम होगी। इसलिए फिर कौन सी आई? कनकूत प्रणाली। कनकूत प्रणाली में क्या हुआ, ठीक है, तो इसमें इसे फिर चेंज किया गया। फिर नेक्स्ट क्या है? कनकूत प्रणाली। इसमें क्या हुआ, अगर किसी के पास खेत है, जैसे कई सारे खेत यहाँ पे हैं, एक तरीका बता रहा हूँ, जैसे ये किसी का खेत है, ठीक है ना, ये किसी का खेत है, किसी का खेत इतना है, ये किसी का खेत है, यहाँ से एक नहर जाती है इसी खेत के बगल से, ठीक है ना। यहाँ पे भी किसी का खेत है, ये भी किसी का खेत है, ये भी किसी का खेत है, ये भी किसी का खेत है, ठीक है ना। पूरा डायग्राम बना दिया मैंने। अब देखो, ये नहर है या फिर कोई नदी के किनारे ये खेत है हमारे, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अगर कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो ये फैल जाती है नदी, ठीक है। इसको जब ये फैल जाएगी तो कुछ किसानों की खेती आधी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी खेत, यहाँ पे खेत, जैसे ए बंदा है कोई, इसका खेत एक कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, मतलब कुछ यहाँ पे है, अलग अलग जगह पे है, ठीक है। चकबंदी हुई तो उसके खेत अलग अलग हो गए, ठीक है। अब मानो इसके खेत ना, एक किसान बंदा है, अब इसकी खेती आधी तो वेस्ट हो गई ना, इसकी जो फसल थी उसमें आधी तो बर्बाद हो गई। पता चलेगा अब जब जब क्या कहते हैं, जो कनकूज प्रणाली है ना, कनकूज प्रणाली में जितनी फसल होती थी, ठीक है, उसके हिसाब से तुम्हें कर दिया जाएगा। अब कुछ लोगों की तो फसल अच्छी खासी है, इस पे तो कोई बर्बादी नहीं हुई है, लेकिन कुछ किसानों के खेत यहाँ पे जो बगल से थे, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, आधी फसल वेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब जो बंदा सोचता है ना, इसने क्या सोचा, क्या करे, हम भी अपनी फसल थोड़ी सी काट लें, उसकी फसल तो अच्छी खासी है ना, तो इसने भी थोड़ी फसल काट ली, इस बहाने भी थोड़ी फसल काट ली, जबकि इनकी खेती अच्छे से हुई थी, इन्होंने चालाकी से फसल काट ली। लेकिन इन्हें तो फायदा हो गया, इन्होंने आधी फसल अपनी बोल देंगे, हमारी आधी फसल वेस्ट वेस्ट हो गई, इस वजह से चालाकी ना हो सके, ठीक है ना। इस वजह से ये दहसाल, ये कनकूज प्रणाली की वजह से फिर अब क्या आया? आइन दहसाल। मतलब आइन दहसाल में क्या हुआ, इसमें सर्वे किया जाता था कब? 10 साल का सर्वे किया जाता था। 10 साल में तुमने कितनी पैदावार की है, कितनी लागत लगी है, सारा का सारा तुम्हारा 10 साल का देखा जाएगा, उसके हिसाब से तुम्हें कर लिया जाएगा। ये तो सही है। अब ये थोड़ी ना कि एक बार में पता चले कि बाढ़ आ गई, एक बार आ सकती है, 2 बार आ सकती है, ठीक है,
ऐसा नहीं कि 10 साल से लगातार आती रही, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट याद रखना। एक बात मैं फिर से बता दूं, जाप्ती प्रणाली, इसमें क्या किया गया, जिसके पास जितने खेत थे, ठीक है ना, सॉरी, इसमें क्या हुआ, जिसके पास जितने खेत थे, ठीक है ना, उसके हिसाब से टैक्स लगता था। अब लेकिन अब पता चले किसी का खेत आधा बन जाए, फिर क्या करेगा, ठीक है, तो फिर इसे चेंज करके फिर क्या आ गया, कनकूद प्रणाली, ठीक है। इसमें क्या किया, जितनी तुम्हारी फसल होगी, ठीक है, जितनी तुम्हारी फसल होगी, जितनी तुम्हारी फसल होगी, ठीक है, उसके हिसाब से कर लिया जाएगा। लेकिन फिर अगर यहाँ से अगर किसी की नदी, यहाँ पे कोई नहर वगैरह निकल के गई है, ठीक है ना, पता चले इस तरफ के जो खेत थे कुछ कुछ वेस्ट हो गए, इस तरफ के अगर नदी निकलेगी तो ऑब्वियसली फसल थोड़ी बेकार हो जाएगी, लेकिन जो बगल वाला खेत है यहाँ पे, इसे तो कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इसने क्या किया, इसका तो हकीकत में मतलब फसल में प्रॉब्लम हुई, लेकिन इसने क्या किया, आधी फसल काट ली, कि पता चले कि हम बता सकें कि हमारी आधी फसल बेकार हो गई, लेकिन इसके तो पूरी फसल है इसके पास, ठीक है ना। तो ये भी फिर प्लान नहीं चला। फिर बाद में आईन 10 साल आ गया। इसमें क्या हुआ कि आराम से जितना तुम्हारा 10 साल में हुआ है, ठीक है ना, जितनी लागत लगी, जितनी फसल हुई है, उसके हिसाब से तुमसे टैक्स लिया जाएगा। बताओ, ये अच्छी थी ना। ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किसने कराया था, किसने कराया था, टोडरमल, राजा टोडरमल, ठीक है ना, राजा टोडरमल ने से इंट्रोड्यूस कराया था। बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ये मैंने बहुत शिद्दत के साथ बनाई वीडियो, और ये मुझे याद नहीं था, मतलब मुझे याद नहीं है, तो मैं लिख दूंगा, लेकिन थोड़ा दिमाग से निकल गया, ठीक है ना। इतनी वीडियो बहुत मैंने अच्छे से बनाई है, मैंने मेहनत बहुत की है, मेहनत बहुत क्या की है मतलब, लेकिन फिर भी आपको अगर इतनी समझ में आ गई ना, सच में बहुत खुशी की बात है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट हम कल लेके आएंगे। इसे अच्छे से पढ़िए, ठीक है, रिवीजन अच्छे से करिए, जितना मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, उसे अच्छे से याद रखना, रिवीजन करते रहना और अच्छे से मेहनत करना। थैंक यू, जय हिंद।